अलजबरा की जो बेसिक्स हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहली तो जो चीज़ होती है ना अलजबरा में, आपको जो चीज़ बतानी है वो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है जी वेरिएबल। वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या चीज़ होती है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी एक एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर कोई भी, यानी ऐसे क्वांटिटीज होंगी जो कि वेरी कर सकती हैं। जैसे कि इनको हम मोस्टली एक्स से, वाई से, जी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जो कि इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 3x लिखा होता है, 5y लिखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, -3z है। तो ये क्या होते हैं? इनमें ये जो चीज़ है ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और बाकी ये जो है हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जी वेरिएबल्स हैं। अंडरस्टैंड? इनको जरूरी नहीं है कि इससे भी शो करें, बाद का ऐसे भी लिखा होता है जी, ए एक्स लिखा हुआ है, बी वाई लिखा हुआ है, सी जेड लिखा हुआ है, तो ये भी इस तरह से भी इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी। तो हम लोग बात हम यानी अ, हमें जो है ना, ये बेसिकली हम आगे देखेंगे कि ये सारा कुछ हम खुद डिफाइन करते हैं कि कौन सा कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। लेकिन आपको वैसे बता रहा हूँ कि इसके अंदर एक होती है वेरिएबल होता है और एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब इसी तरह इसमें मजीद ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी बाज़ का पावर्स भी होती हैं। उन पावर को बोलते हैं जी उनको पावर बोल, आप बस फिलहाल लिख लें, पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वेयर फॉर एग्जाम्पल होता है, एक्स क्यूब होता है, ठीक है, वाई -1 हो सकता है। तो इस तरह की ये जो ऊपर हम लिखते हैं इनको क्या बोलते हैं? पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है जी। तो ये इस तरह से है। अब ये सारी चीजें जो होती हैं कुछ, यानी अगर आपने ये 3x लिखा है ना, तो अब ये एक, यानी अलजबरे की एक, यानी कह लें कि एक एलिमेंट है, अलजबराइक एक्सप्रेशन होता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं ना, इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखा है, तो उसके अंदर एक वर्ड होता है। जैसे कि हम लिखते हैं कि ये जनरल एबिलिटी लिखा है, तो जनरल एबिलिटी में जनरल क्या है? एक वर्ड है। इसी तरह ये एक इसका एलिमेंट होता है अलजबराइक एक्सप्रेशन का। इसको इनमें इनको अगर मुख्तलिफ अलजबराइक एक्सप्रेशंस को, जैसे ये लिखे हुए हैं, इनको अगर प्लस माइनस से जोड़ दिया जाए, ठीक है, ये जैसे कि इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया है, तो ये क्या बन जाता है? इसको कहते हैं अलजबराइक एक्सप्रेशन। ठीक है, इनको सिर्फ आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन करवाने के लिए है। बाकी हम इनका कोई यूजेज नहीं है आगे, मतलब कि कोई आपसे पूछा जाएगा कि अलजबराइक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये चीज़ कोई भी नहीं पूछता। सिर्फ आपको एक कह लेंगे समझाने के लिए है कि भाई ये चीज़ें होती हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं इस तरह से। क्लियर है? तो जब आपने अलजबराइक एक्सप्रेशन भी देख लिया है, तो अब जो होता है ना, इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इनकी हम देखते हैं कि इनको ऐड कैसे करते हैं। मुख्तलिफ अलजबराइक एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको ऐड कैसे किया जाता है, इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होती है वो कैसे होती है। तो हम उसके लिए अलजबराइक एक्सप्रेशंस ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है जी, 5x² है, ठीक है, प्लस 10x - 7, ठीक है, और एक डी हमारे पास है, दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है 3x² -4x+2। अब वो कहते हैं नहीं, इन दोनों को आप ऐड करें, तो इनकी एडिशन जो होगी कैसे होगी? याद रखें, जब भी इनको ऐड करते होते हैं तो एक एक दफ़ा तो हमने इन्हें इस तरह लिख देना है ना कि 5x² + 10x, ठीक है, -7, ब्रैकेट लगा दी, प्लस, और इसी तरह दूसरा आप लिख लें। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, मुझे लगता है आप सबको इसका पता होगा, लेकिन मैं फिर भी करवाऊंगा। अब क्या है कि इनको ऐड कैसे करते होते हैं? ऐड करने का तरीका ये होता है कि आपने देखना होता है ये जो पावर होती है ना, पावर, ठीक है, अगर वेरिएबल और उसकी पावर जो है, ठीक है, सेम हो,
तो हम उनको ऐड आपस में करते हैं, यानी कि ये एक्स स्क्वेयर है और इधर भी एक्स स्क्वेयर होगा, तो उसको हम ऐड करेंगे। यानी जब किसी भी वेरिएबल की पावर, यानी दो वेरिएबल्स हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, उनकी, यानी एक्स है तो इधर भी एक्स है और दोनों की पावर्स भी सेम है, तो उनको आपस में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 5x² है, ठीक है, इसमें ऐड क्या हो सकता है, 3x²। ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरा देखें तो यहाँ पे क्या है, x है और इधर भी क्या है, x है, s के ऊपर यहाँ पे भी 1 पावर, इधर भी 1 है, तो इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे इस तरह। क्लियर है। तो ये दूसरा बन जाएगा। इसी तरह अगर आप तीसरा देखें, वो है -7 + 2, तो ये हमने लिख लिया। यानी यहाँ पर भी क्या, यहाँ पे x है ही क्यों नहीं, या आप कह लें कि x की पावर 0 है। जब भी किसी चीज की पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1। ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे x नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि x की पावर 0। ये चीजें आपको पता होंगी सारी, अगर नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है। हमने क्या करना होता है, सिर्फ सिमिलर टर्म्स जो होती हैं उनको आपस में इकट्ठा करना होता है। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगी, ये 5x है और ये 3x है, तो इनको दोनों को करेंगे ऐड, तो ये 8x² बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या है, 10x है और इधर -4x है, तो ये टोटल क्या बन जाएंगे, 6x बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पर -7 से 2 माइनस करें तो ये -5 बन जाता है। अभी आपको इस चीज का अभी मैं बताता चलूं कि ये जो हमने किया है ना, ये जो चीज है कि यहाँ पर इनमें से जिसके साथ, यानी अगर आपको पता है दो आप चीजों को माइनस कर रहे हो, माइनस, ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे ले लेते हैं कि एडिशंस के कुछ रूल्स होते हैं बेसिक, मैं साथ साथ वो भी कवर करता जाऊं, ताकि आप में से किसी अगर को बेसिक्स का मसला है तो उसका वो भी हल हो जाए। तो सबसे पहले कुछ एडिशंस के रूल्स देखते हैं। एडिशन के जनरल रूल्स क्या होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर ऐसा हो ना कि आपके पास यानी दो रकमें हैं, और यानी दो टर्म्स हैं और दोनों के साथ क्या है, दोनों के साथ नेगेटिव है। ठीक है। दोनों के साथ क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव एक रकम है जिसके साथ साइन क्या है, नेगेटिव है, और दूसरी भी रकम क्या है उसके साथ भी नेगेटिव है। इन ये दोनों अगर आपस में ऐड हो रही हैं, ठीक है, यानी जैसे यहाँ पर है, तो ये चीजें जो होंगी इनको हम फिर क्या करते हैं, जमा करते हैं। कैसे वाला, यानी साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन ओवरऑल हम इसको क्या लिख सकते हैं, इनको ऐड करते हैं। कैसे, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे वो -7 है और यहाँ पर भी हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर -5 को, तो ये अब क्या होंगे, दोनों को हम ऐड कर लेंगे सिंपली। 5 और 7 कितने बन जाते हैं हमारे पास, 12। और लेकिन साइन जो होगा इनके साथ नेगेटिव आएगा। क्लियर है। तो ये इसका तरीका होता है। एक ये चीज बात है, याद रखें, यानी कि दो ऐसी टर्म्स हैं जो जिनको आप ऐड कर रहे हैं और उन दोनों का माइनस साइन है, तो वैसे टर्म्स क्या होंगी, आपस में ऐड होंगी, लेकिन साइन उनका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। दूसरा इसका जो रूल होता है वो ये है कि अगर एक टर्म जो है वो क्या है, नेगेटिव है, और दूसरी क्या है, पॉजिटिव है। अब इस केस में फिर ये दोनों को ऐड होना है, तो बेसिकली जब ऐसा हो कि एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव हो, तो ये सब्ट्रैक्ट होती हैं हमेशा। हमेशा क्या होंगी, आपस में ये सब्ट्रैक्ट होंगी। और सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग साइन जो होता है वो कौन सा लगाते हैं, जो बड़ी रकम वाला होता है। यानी यहाँ पे 7 और 5 कितने बन जाते हैं, 7 में से 5 निकाले, बाकी कितने रह गए, 2। अब साइन कौन सा लगना है, जो कि बड़ी रकम है। इन दोनों में से बड़ी क्या है, 7 है, तो यहाँ पे -2 आएगा। तीसरा रूल इसका देखें कि अगर ऐसा हो कि दो रकमें जो ऐड हो रही हैं, जैसे कि ये थी, उन दोनों में साइन जो है एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, लेकिन मैं दूसरा केस इसका बता रहा हूँ कि इस केस में भी क्या होगा, आपस में ये सब्ट्रैक्ट ही होंगे, इस आंसर 2 आना है, लेकिन यहाँ पर साइन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। वजह, क्योंकि इस बड़ी जो रकम है उसके साथ पॉजिटिव है। चौथा चैलेंज देख लेते हैं। चौथा ये है कि अगर दो एलिमेंट्स या दो जो टर्म्स हैं वो ऐसे हैं कि एक जो है वो हमारे पास क्या है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। यानी एक 3 है और दूसरी क्या है, 2 है। अब इन दोनों ने क्या होना है,
ऐड हो जाना है और साइन जो होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो इसका तरीका होता है, ये आपको बेसिक्स में बता रहा था कि ये इस तरह से होता है। ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अब आगे जब मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी मैं उसके भी कुछ बता दूंगा। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ है कि ये जो माइनस आया है किस वजह से आया, क्योंकि जो दो चीजें आपस में ऐड हो रही थी, इनको आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, -7 है प्लस +2। तो इस तरह से था, ये आपस में एक माइनस की टर्म है और एक प्लस की टर्म है, और आपस में क्या हो रही थी, ऐड। तो साइन कौन सा आना था, माइनस का। क्लियर है, तो ये इस तरह से हम इनको ऐड करते हैं। तो ये थी जी इनका जो एडिशन का तरीका। अब हम आते हैं इनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं जी। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सिर्फ दरमियान में साइन नेगेटिव रखना है। जैसे कि अगर एग्जांपल लूँ मैं, एक हमारे पास ये है जी 2x + 3x² -4। अब एक ये टर्म है, इसको लिख लें। दूसरी टर्म है हमारे पास 4x, चलें जी इसको लिख लेते हैं, 4x² -a -x + 8। तो ये दो टर्म्स। अब इनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो इसमें यानी सब्ट्रैक्शन ऐसे है कि ये पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए जरूरी होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये बताना जरूरी होता है कि किस रकम को किस से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो ये करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x + 3x² -4 माइनस इधर भी क्या आ जाएगा, 4x² -x + 8। इनका क्या बनना है देखें, इसमें भी हमने क्या करना है, एक जैसी टर्म्स, x² वाली इधर भी है और इधर भी है। सबसे पहले तो हम लोग क्या खोलते होते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये चीज ऐसे बन जाएगी, ब्रैकेट ओपन कर दी तो ये बन जाएगा 4x² + x -8। ये चीज बन गई। अब हमने क्या करना है, एक जैसी टर्म से। अब ब्रैकेट खोलने का भी आपको तरीका पता ही होगा कि जो अगर ब्रैकेट से बाहर अगर नेगेटिव हो तो अंदर क्या हो जाती है, जो साइंस होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो इसी वजह से x जो था -x पॉजिटिव हो गया, और +8 जो था ये -8 हो गया। चलें जी, तो अब हम देखते हैं कि इनकी एक जैसी टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो अब देखिए ये और ये आपस में क्या है, एक जैसी हैं। तो इनको हमने इकट्ठा कर लेना है, 3x² -4x², ठीक ये बन जाएगी। चलें जी, दूसरा देख लेते हैं, 2x और x, ये आपस में एक जैसी हैं। इनको भी इकट्ठा कर लेते हैं जी, 2x + x। इसी तरह 4 -8 और -4 और -8, तो ये इस तरह से बन जाएगी। अब इनको अगर आप देखें तो क्या बनता है जी, इसमें से तो ये बिल्कुल वही टर्म बन गई कि एक क्या है, पॉजिटिव है, और एक क्या है, नेगेटिव है। ये ऊपर जो मैंने लिखवाया ये वाला जी, एक टर्म जो है वो क्या बन गई है, एक नेगेटिव है हमारे पास और एक पॉजिटिव है। सॉरी ये वाला, एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें हमने क्या होना है, इन्होंने आपस में बेसिकली माइनस ही होना है, इन्होंने आपस में माइनस ही होना है। तो माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, x² रह जाएगा। 4 में से 3 निकाला, बाकी एक रह जाएगा, तो इस वजह से एक x² आ जाएगा। अब बात यह है कि इसमें हमारे पास अब साइन कौन सा आएगा। साइन हमेशा किस टर्म का आता है, जो कि बड़ी होती है। तो वो बड़ी क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 4 के साथ माइनस हुई तो इधर माइनस आ जाएगा। साथ ही हमारे पास आ जाना जी ये 3x। क्यों, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही ऐड हो जाएंगी, तो लिहाजा 3x आ जाएगा। और यहाँ पर देखें तो दोनों ही क्या है, नेगेटिव हैं, तो दोनों का ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन क्या रहेगा, नेगेटिव का। तो ऐड हुई तो क्या बनेगा, 12, और साइन साथ नेगेटिव का हमने ये लिख दिया। तो ये इस तरह से इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूं, ताकि आप लोगों की कुछ आप प्रैक्टिस करें तो मजीद आपके अच्छे हो जाए। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इनकी कैसे होती है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग देख लेते हैं कि हमने टर्म्स दो यहाँ पे कोई यानी एग्जांपल ले लेते हैं। 2x -4, ठीक है, एक ये है, और एक लिए हमारे पास
और हम टर्म अलजेब्रिक इक्वेशन या एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, x प्लस 2x² प्लस x³। ठीक है, तो ये दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। अब इनको वो कहते हैं कि आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपने इनको क्या करना है कि दोनों को इकट्ठा लिख के, जैसे इधर साथ मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, x प्लस 2x² प्लस x³। अब इसके लिए करते क्या है कि सबसे पहले पहली टर्म को ले लेते हैं। ठीक है जी, आपने क्या कर लेना है, ये पहली टर्म होगी जो कि इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी, तो बारी बारी इससे, फिर इसी तरह ये जो होगी इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इधर भी और इधर भी। तो ये हम लोगों ने करना है, वो करते हैं जी। सबसे पहले जी 2x को हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो 2x इंटू x, ये हमने कर दिया। फिर जी 2x को हमने 2x² से मल्टीप्लाई किया, तो वो भी कर देते हैं, 2x इंटू 2x²। फिर इसी तरह 2x को हमने x³ से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जाना, 2x इंटू x³। क्लियर है, तो ये इस तरह से बन जाता है। अब फिर आपने ये दूसरी वाली टर्म ले लेनी, जिसको सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, x से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू एक्स प्लस, प्लस भी नहीं बल्कि माइनस जाएगा, -4 इंटू इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x² आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाना है -4 इंटू x³। क्लियर है, तो ये जी इस तरह से इनको आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अंडरस्टैंड। अब हम लोग इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब देखें तो अब यहाँ पर ये भी एक 2x है और ये x है। अब इनको जब मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो आपने 2 तो एज इट आ जाना है। अब ये 2x बन गए यहाँ पे, एक x ये और एक x, तो इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन है, कैसी आती है कि इनकी हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। इसके ऊपर भी 1 पावर है, इसके ऊपर भी 1 पावर है, तो दोनों पावर्स को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर देना। क्लियर है। इसी तरह दूसरा स्टेप जो होगा आपका, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 जो होगा इस यानी कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, यानी 2 × 2 जो होगा 4 बन गया। और ये जो था x और x के इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, इसके ऊपर 1 पावर, इसके ऊपर 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 2। क्लियर है। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है जी 2, और यहाँ पर 1 था, तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, और इनकी हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं, x1 + 3। क्लियर, इस तरह से। नेक्स्ट ये आपने लिख लेना जी -4x। क्लियर, इसके कोई और चीज है नहीं, कांस्टेंट है। इधर आपने क्या लिखना है, फिर आप ये कांस्टेंट जो होगा इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेगा इस, और कोई वेरिएबल, यानी अब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, लिहाजा ये सिंपली 8x² आ जाएगा, और यहाँ पर फिर अगेन 4x³ आ जाएगी। क्लियर है, ये जी चीज इस तरह बन जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे जी, ये क्या बन जाएगा जी, हमारे पास 2x² + 4, ये x की पावर यानी x³ बन जाएगा, और यहाँ पर 2x⁴ बन जाएगा, और यहाँ पर 4x - 8x² - 4x³। तो ये चीजें जी इस तरह से बनती हैं। अब मजीद इनको हम, अब एडिशन वाला आ जाना है कि एक जैसी टर्म्स जो है उनको ऐड कर लें। ठीक है जी, एक जैसी टर्म्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमने पावर्स को देखना होता है कि पावर्स किन की सेम है, यानी इसकी और इसकी आपस में पावर सेम है, तो इसको हमने क्या कर लेना, इकट्ठा कर लेते हैं, 4x³ - 4x³, ये इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर मजीद आप उधर देखें तो जी x³ इसके ऊपर भी सॉरी, ये x⁴ है, इसको चलें बाद में देख लेते हैं। अब ये जी इसके ऊपर x⁴ है, और इसके ऊपर भी x⁴ है, ये 2x² - 8x², ये बन जाएगा। और लास्ट पे आपके पास बन जाना है, हाँ जी, ये वाला जो 2। क्लियर है, ये और साथ ये वाला आ जाए, बाकी जो बाकी जो ये दो बच जाए। तो यहाँ था। अब ये दो चीजें जो है आपस में क्या है, ये भी 4x³ है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये
खत्म हो गया। सॉरी, यहाँ पर प्लस आपका आना चाहिए, ये मैं इसका रहा था। और इनमें अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है, ये आपस में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन किसका आएगा, जो कि बड़ी, इसमें बड़ी टर्म है। तो बड़ी टर्म कौन सी है, ये वाली, जिसमें तो इसमें हमने क्या लेना है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव है, तो लिहाजा ये बन जाना है 6x², 7 आ जाना +2x⁴ -4x। इसको आप अरेंज कर लें, बड़ी पावर को शुरू में लिख लें, 2x4 -6x² -4x। तो ये जी इसका इस तरह से आंसर बन जाता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एंड पे फिर सिंप्लीफाई करने के लिए भी बाकी चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये जी इसका हमने तरीका देख लिया। अंडरस्टैंड जी। एक ये और इस पे बात कर लेते हैं जी हम, कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल्स, मल्टीप्लिकेशन के रूल सिंपल से हैं, जैसे हमने एडिशन के देखे थे कि अगर ऐसा होता है कि दो टर्म्स हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब इनको पहला अगर आप ऐसे है कि एक नेगेटिव है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव से, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर इसका नेगेटिव आएगा। इसी तरह इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये बड़ी हो छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए और बी बराबर हैं, ए और बी छोटी है, ए छोटी है बी बड़ी है, बी छोटी है ए बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जब दोनों में से एक भी नेगेटिव होगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इसी तरह अगर दो पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है, ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं यहाँ पे, और इसको एडिशन के साथ मोस्टली मिक्स कर देते हैं कि एडिशन में थोड़ा सा फर्क है, उसमें साइन किस पे डिपेंड कर रहा होता है, कि जो टर्म बड़ी होती है उसका साइन आ रहा होता है जब दोनों में साइन का क्या हो, फर्क हो। लेकिन यहाँ पर साइन का अगर फर्क आ रहा है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पर साइन जो है नेगेटिव है तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे ए और बी बड़ी है या नहीं, यानी कैसे भी है ना। -7 × 2 जो है ये -14 आएगा ना। इसी तरह +7 × -2 जो होगा वो भी -14 ही होगा, तो ये कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। क्लियर है, तो ये हमने आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं हम डिवीजन की तरफ। अब डिवीजन जो है इसके ये होता है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि डिवीजन सिंपल सी होती है कि आपके पास जो है ना, यानी समटाइम्स ऐसे हो है ना कि आपने, आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल पहले, हाँ जी, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है कि उसको, जैसे कि मैं एग्जांपल लिखने लगा, माइनस सॉरी 9x + 4xy + y², ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब इसको अगर आपने डिवाइड करना हो किसी सिंगल टर्म पे, यानी कोई हमारे पास x है, उस पे आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं। अब जब आप इसको x पे डिवाइड करते हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, 9x + 4xy + y², इसको आपने सिंपली क्या कर देना, x पे डिवाइड इस तरह लिख देना। और इसके लिए क्या करेंगे, इस x को सब टर्म के नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, सब टर्म के नीचे ले आएंगे, और इसमें से देख सकते हैं हम, ये इससे काट सकता है, ये इससे काट सकता है, तो बाकी जो है हम लोग लिख लेंगे, क्या बन जाए ना जी, ये हमारे पास 9 + 4y - +y²/x। तो एक तो ये इसका इस तरह के सिंपल होते हैं कि जो जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो क्या होती है, सिर्फ एक ही टर्म पे मुश्तमिल होती है, तो वो सिंपल होती है। बाज़ औक़ात ये आप वेरिएबल है तो हो सकता है कि ये कोई कांस्टेंट भी हो, उस पर आप डिवाइड कर रहे हो, तो उस ये सिंपलेस्ट है। क्लियर है। लेकिन दूसरा जो होता है ना वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, कैसे कि उसमें आ जाता है रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है जी, रिमाइंडर वाला। जैसे कि अ, हम लोग बात करते हैं इस पे कि, हाँ जी, तो
जैसे कि अगर आपने, ये है जी हमारे पास एक 15x स्क्वेयर प्लस 2x-4। अब ये है एक टर्म, इसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं 3x-1 पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसको आपने कैसे करना है कि इसको हम, ये आपने लिख लीजिए, इसको इधर अंदर लिख दें, साथ क्या कर रहे हैं 3x-1। क्लियर है। अब आपने क्या करना होता है कि इसमें से एक टर्म ले लेते हैं और इधर से एक टर्म यहाँ से ले लेते हैं। इसका तरीका क्या होता है कि आप एक टर्म इस साइड से ले लेते हैं और एक टर्म इधर से ले लेते हैं। अब इसको किसी ऐसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि आपके पास ये चीज बनी, यानी ये जो टर्म है इसको किसी ऐसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्या बन जाए, ये चीज आ जाए। ये आपने, अगर आप इसको 3x को मल्टीप्लाई करें 5x के साथ तो क्या बनेगा, ये सिंपली आपके पास 15x के नहीं बन जाना, तो वही चीज आपको चाहते हैं। तो इसको आप सिंपली क्या करेंगे, 5x से मल्टीप्लाई कर देते। 5x से किसको मल्टीप्लाई करना है, इस अब सारे को, अब इस सारे को 5x से मल्टीप्लाई करते हैं इधर साइड पे, तो आपको पता चलता है कि क्या आना है। ये मल्टीप्लाई किया तो ये तो 15x³ बन गया, x² बन गया, साथ आ जाना 5x, इस तरह से। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये इसको आपने जब इसे मल्टीप्लाई करना तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखेंगे 15x² - 5x, तो ये जी इस तरह से बन। अब आपने इस यहाँ से, आपको पता सब्ट्रैक्शन करनी होती है डिवीजन में, यही होता है, यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा 7x, ऊपर से -4 भी नीचे आ जाएगी यहाँ पे। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर क्या है 7x है, क्या है 7x आए, यानी इस टर्म को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर क्या आए 7x है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो 3x है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 7/3 से, ये क्या बनता है, ये 3 से कट जाएगा और आंसर में आपके पास क्या आ जाना, 7x आ जाना। वही चीज हम लोग करते हैं कि इस सारे को, ठीक है, यानी इसमें आपको फिर बताऊं कि हम लोग, हमारा जो फोकस होता है ना, वो ये होता है कि जो लेफ्ट मोस्ट टर्म है ना वो कैसे एलिमिनेट होती है। हमारा फोकस किस चीज पे होता है कि जो लेफ्ट मोस्ट टर्म है ना, लेफ्ट मोस्ट टर्म कौन सी है, इसमें यही है ना यहाँ पर, जबकि इस केस में ये लेफ्ट मोस्ट टर्म है। तो जो लेफ्ट मोस्ट टर्म होती है उसको हमने एलिमिनेट करना होता है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके साथ किसी ऐसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास कौन सी टर्म है जो लेफ्ट मोस्ट होती है। तो इसीलिए हमने शुरू में इससे मल्टीप्लाई किया और अभी हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7/3 से, ताकि हमारे पास 7x है। ऑब्वियसली 7x के साथ कुछ और भी आएगा, उसका हमें कोई मसला नहीं है, वो जो भी है, हमारा सिर्फ और सिर्फ फिलहाल फोकस क्या है कि ये चीज कैसे एलिमिनेट होगी। तो वही चीज हम लोग करने लगे हैं कि यहाँ पे हम लोग अभी, हमने पहले तो ये इस चीज का अंदाजा लगाया कि हम 7x कैसे निकाल सकते, तो हमने देखा 3/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आएगा। अब हम लोग क्या करने लगे हैं कि 3x-1 को किससे मल्टीप्लाई करने लगे हैं जी 7/3 से, ताकि वो पूरी चीज हमारे पास अब आ जाए। तो ये जी बन जाएगा 7x-7/3, तो ये चीज जी, तो वही हम लोग करते हैं जी, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया +7/3 से। तो ये जी आपके पास बन जाना 7x-7/3, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ से आप साइन चेंज कर दें, ये नेगेटिव हो जाना और ये पॉजिटिव, तो ये चीज एलिमिनेट होगी और बाकी जो बच्चा है वो देख लेते हैं कि 4 - 4 +7/3, तो ये देखते हैं क्या बनता है, -4 +7/3। तो ये आप इसका क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपको आइडिया होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, 3
और ऊपर बन जाना है -12 -7 +7, और यहाँ पर आपका आ जाना है। अगर नहीं भी एलसीएम का पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में, तो मैं आपको बता दूँ। तो ये जी एलसीएम पे वैसे हम एक लेक्चर रख ही लेंगे, वो ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर हम इन चीज़ों पे रखते हैं जी। तो ये क्या बन जाता है आपके पास, बाकी -5 बच जाता है, -5/3। तो ये जी आपने यहाँ पे लिख लेना -5/3। ये जी चीज़ आपके पास आ गई। अब जी इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्वोशंट, एक क्या होता है क्वोशंट, और एक होता है रिमाइंडर। तो पेपर में इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता होता है कि आप रिमाइंडर फाइंड करेंगे, इनको डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करें। तो रिमाइंडर क्या होता है, ये जो चीज़ नीचे बच जाती है ना आपकी, ये जो चीज़ नीचे बचती है इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो -5/3 इज योर रिमाइंडर। एंड क्वोशंट, व्हाट इज क्वोशंट, ये जो आपने ऊपर ये जो टर्म्स होती है ना, इनको क्वोशंट कहते हैं। ये जो टर्म्स यानी 5x + 7/3 जो है, दिस इज क्वोशंट, दिस इज कॉल्ड क्वोशंट। तो ये जी आप यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर है? तो ये जी इस तरह से आपने करना। आई होप समझ आ गई होगी। चलें जी, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि मैं इस पे क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस मजीद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी हम लोग करने लगे, इसमें जो सबसे पहला आ जाता है आपके पास कि अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है और उसमें कहते हैं जी वैल्यू फाइंड करें, ये एक फंक्शन है x³ + 2x + 5, वो कहते हैं इस फंक्शन की क्या करें, वैल्यू फाइंड करें जब x हमारे पास क्या है 2। तो वो कैसे करते हैं, ये फंक्शन है जी क्या, +5, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी। इसको सबसे पहले तो लिखें जी इस तरह से, f(x) फंक्शन को हम लोग लिखते हैं इस तरह से। अगर यहाँ पे y होता तो हम f(y) लिखते। तो अब ये जो x है इसकी जगह पे 2 लिख दें, यानी जहां जहां पे x है वहां पे 2 पुट कर दें। क्लियर है? तो ये इस तरह से हमारे पास बन जाए अल्टीमेट। और इसको क्या, ये क्या बन जाएगा 8, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और इनको आप ऐड करें तो ये 12 बन जाएगा, फिर 5, और टोटल जो है 17। क्लियर है? तो ये जी आपका यहाँ पे आंसर है। तो पेपर में आपने जब लिखना है होगा आंसर इसका, तो आपने क्या लिखना है जी, आंसर हेडिंग दे के आपने कहना है जी द वैल्यू ऑफ फंक्शन x³ + 2x + 5 एट x = 2 इज 17। तो ये जी इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको वो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये एक तरीका होता है जी प्रेजेंटेशन देने का। फिर जी आ जाता है आपके पास कि वो कहते हैं जी इस फंक्शन का इक्विवेलेंट बताएं क्या हो सकता है। तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग बेसिकली फाइंड करते होते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करनी होती है। ये है आपके पास 4x² है +16x है +36 है। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे, फैक्टराइजेशन से मुराद ये है कि इसको यानी इसको और किस तरह से, सॉरी यानी इक्विवेलेंट्स जो पूछ रहा है ना कि इसका इक्विवेलेंट क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इसको और किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसकी हम लोग करते होते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, एक तो फैक्टराइजेशन का फार्मूला भी होता है। तो एक इसका तरीका जो भी मैं लिखने लगा हूँ वो ये है कि आपने क्या करना होता है कि ये जो दरमियान वाली टर्म होती है ना, ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करते होते हैं, यहाँ पर जो एक्स के साथ जो चीज़ होती है इसको एलिमिनेट करते हैं। यानी ये एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ होती है, ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप इस 4 को ख़त्म करेंगे, यानी पूरी जो पूरा जो यानी है ना ये एक्सप्रेशन, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखते हैं, डिवाइड बाय 4।
तो 4 पे डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 4x² डिवाइडेड बाय 4, 16x डिवाइडेड बाय 4, 36/4। क्लियर है? तो इसको क्या बन जाएगा ये, अगर आप इसको देखें तो ये बन जाना x² प्लस 16/4 क्या होता है जी, 4 बन जाएगा, और 36/4 क्या होता है जी, 9। ये जी इस तरह से। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब आपने क्या करना है फैक्टराइजेशन के लिए, ये जो है 4, इसको इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी दो ऐसे एक्सप्रेशंस में इसको लेके जाना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आए 4, लेकिन उसको अगर मल्टीप्लाई उनको करें तो आपके पास क्या आ जाए जी, आपके पास 9 आए। ठीक है जी, ये जी हमारा तरीका है इसको करने का, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या फिर करते हैं, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो यूज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इस केस में जी वो, यानी वो करना पॉसिबल नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है सबसे आसान है आप लोगों को, वही मैं बता देता हूँ। तो उसमें आपने ये जी एक्स की दो वैल्यूज होंगे, इसमें क्या होता है -b प्लस माइनस फिर b² माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 2c। आई थिंक यही है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जी उल्टा थोड़ा सा इसमें फर्क है, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर फर्क था कि ये था जी 4ac और यहाँ पे b है, तो ये जी इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ये अब a और b c जो है इनकी वैल्यूज कहाँ से लेंगे, वो वैल्यूज यहाँ से आती हैं। जो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर जो टर्म होती है वो होती है जी a, जो कि यहाँ पर 1 है, जबकि एक्स के साथ जो टर्म होती है वो यहाँ पे क्या होती है 4, यानी वो एक्स के साथ जो होती है वो होती है b। इसी तरह ये जो टर्म होती है इसको c कहते हैं, तो ये जी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। -4, b की वैल्यू 4 है, फिर आ जाना है यहाँ पर b² जो है उसकी जगह पे 4² हो जाएगा, -4a1, और c जो है वो 0 लिख दिया, ये 9 है। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया डिवाइडेड बाय 2। 2a है, सॉरी ये फिर गलत लिख दी, ये क्या जी 2a। तो a जो है हमारे पास क्या है 1, तो ये इस तरह से हम लिखते होते हैं इसको। इसमें क्या आता है, ये ऊपर -4 इसी तरह किया जाएगा, प्लस माइनस ऐसे। तो इसको आप लिखेंगे जी 16 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपके पास बन जाना है -4 प्लस माइनस, यहाँ पे 16 में से बाकी कितने बच जाते हैं अगर इसमें से माइनस कर लें, तो ये बन जाना है 20। ठीक है जी, क्लियर। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, ये -4 को डिवाइडेड बाय 2 कर दें, प्लस माइनस। अब ये जो 20 होता है इसको आप कैसे लिख सकते हैं जी, 5 × 4, यानी ये 20 बन जाता है ना, उसको भी आप लिख सकते हैं, ये बन जाएगा -2 आ जाएगा, प्लस माइनस। अब ये जो 4 है इसका अगर आप लेते हैं जो यानी स्क्वायर रूट लेते हैं, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है 2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बाकी 4 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, तो ये इस तरह से ये 2 इससे भी कट जाएगा, और अल्टीमेटली ये चीज़ आपके पास बन जाती है। ये रही है आपके पास x की वैल्यू। अब ये यहाँ पे दो वैल्यूज है, एक हमारे पास है x = -2 प्लस
अंडर रूट 5 और दूसरी क्या है, x इज इक्वल टू -2 माइनस अंडर रूट 5। अब आपने क्या करना है कि इसको अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -2 इधर आ जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, और ये 5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पर भी आप इसको भी लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव हो, इधर भी पॉजिटिव, और यहाँ पर ये क्या बन जाना, इज इक्वल टू 0। हाँ ये भी पॉजिटिव होगा। तो बताइए, ये अब आपके पास इनको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं जी। तो ये है जी इक्विवेलेंट फॉर्म, जो कि आप ऊपर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक तो ये इसका मेथड है, क्लियर है। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं इनकी, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म पे, अंडरस्टैंड। तो ये पेपर में वैसे नहीं आती, आपको वैसे प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन डाला था। अगर आई होप आपको ये, अगर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला की समझ आ गई तो आप बाकी भी कर सकते हैं। मतलब इक्विवेलेंट कैसे है कि अगर आप इन दो एक्सप्रेशंस को, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगी, ये चीज आ जाएगी। तो ये इस वजह से आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, क्लियर। अब आ जाते हैं जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² - 9। इन यहाँ पर बेसिकली ए की वैल्यू वो कह रहा है, इसको a² - 9 इज इक्वल टू 0 है, इसकी कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब 9 जो है इधर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, +-3, क्लियर है। तो ए की वैल्यू जो है यहाँ पर ये दो वैल्यूज बन जाएंगी। कैसे, अब आपने बेसिकली ये लिया है ना अंडर रूट की दो वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव भी होती है, एक नेगेटिव भी होती है, ये हमने पीछे भी देखा। तो ये 9 का जो अंडर रूट होता है वो 3 होता है, तो इस वजह से ये +-3 आता है। तो ये इस तरह से इसकी वैल्यूज आ गई। अच्छा एक और चीज याद बताता चलो, जितनी ये पावर होती है ना इसके ऊपर, अगर दो पावर है तो बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यूज आनी चाहिए वो भी दो आनी चाहिए। किसी भी एक्सप्रेशन में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, जो मैक्सिमम किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो बताती है कि उसके अंदर इस पूरे एक्सप्रेशन की उतनी वैल्यूज क्या है, पॉसिबल है, क्लियर है। यहाँ पर दो पावर है तो मैक्सिमम दो वैल्यू। अब अगर अगर पीछे ये देखें, इसमें भी ऐसे ही था, इसके ऊपर पावर क्या थी, मैक्सिमम दो थी, ठीक है। तो यानी किसी मैक्सिमम दो थी, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज आई हैं वो भी क्या आई हैं, दो आई, एक ये है और एक ये, क्लियर है। तो ये जी ये तरीका होता है इसका। चलेंगे अब क्वेश्चन 4 अगर आप देखें तो उसमें क्या है कि वो इसको इस पे डिवाइड करने का कह रहा है, p² - q² डिवाइडेड बाय p+q, क्लियर है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, आपको पता है एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में, कि ये वाला फार्मूला, a² - b² इज इक्वल टू a+b और a-b। वही फार्मूला हम यहाँ पे भी लगाएंगे। ये क्या है, p² - q² है, तो इसको जब ओपन करेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, सॉरी p-q या p+q, p-q डिवाइडेड बाय उल्टी, एक मिनट इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है जी p+q और साथ आ जाना p-q डिवाइडेड बाय p+q। ये जी आपस में इस तरह से कैंसिल हो गया, ये बन जाना p-q, क्लियर है। तो अब उन्होंने ये क्या बोला था कि ये सारा किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है, ये सारा किसके इक्वल था, 14 के इक्वल। तो लिहाजा हमारे पास p-q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। सिंपल, क्लियर है। इस तरह से ये बड़े सिंपल से हैं, सिर्फ आपको बस बता रहा हूँ कि इस तरह चीजें हो सकती हैं। ये MCQs अगर आप MPT में करेंगे तो उसमें ये आ सकता है। अब जी हमारी मेजर जो चीजें हैं वो स्टार्ट होने लगी हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना, उनका हम लोग देखते हैं कि उनमें जो बेसिकली जो अल्फाज होते हैं ना, उनसे हमने क्या बनाना होता है,
अल्फाज को हमने यूज करते हुए उनकी बेसिकली क्या करनी होती है, सिक्वेशंस बनानी होती है। यानी एक स्टेटमेंट लिखी होती है, उस स्टेटमेंट को आपने क्या करना होता है, एक अलजब्राइक जो है ना एक्सप्रेशन, उसमें कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि जी आपके पास है, अगर यानी ये अगर इस तरह से लिखा हो, ये मैं भी लिखने लगूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह से अगर लिखा हो आपके पास, a number increased by 9 is 15। इसको आपने मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखना है? अब क्या लिखा हो, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 9। ये चीज यहाँ पे सोचने वाली है या समझने वाली है। कैसे कि ये जो उसने बात लिखी है, नंबर इंक्रीज बाय 9, इसमें क्या है कि कोई एक नंबर है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कि वो नंबर क्या है हमारे पास, हम कहते हैं जी वो नंबर एक्स है। तो अब एक नंबर जो है उसमें क्या किया गया, 9 इंक्रीज किया गया, तो उसका मतलब क्या होगा कि नंबर इंक्रीज बाय 9 का मतलब क्या है कि वो उसमें +9 कर दिया गया। ठीक है। अब जहां पर भी आपको इज नजर आए ना, इज, वाज आपको नजर आता है, विल वगैरह, इस तरह के जितने भी होते हैं, अब वो सारे का मतलब होता है इक्वल। ठीक है। इज का मतलब क्या है, इक्वल। वाज का मतलब क्या है, इक्वल। विल का मतलब क्या है, इक्वल। वुड का मतलब इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब एक नंबर में 9 ऐड किया है तो वो किसके बराबर है, वो है 15 के बराबर। तो इस तरह से आपने क्या करना है, एक जो स्टेटमेंट थी उसको आपने कन्वर्ट कर दिया एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये इस तरह से आपके पास बन जाता है कि x+9 इज इक्वल टू क्या है, 15। अंडरस्टैंड। फिर ये आ जाता है दूसरी दूसरी स्टेटमेंट, हम देखते हैं कि वो कैसे एक और उसको कन्वर्ट करेंगे। फिर आ जाता है ट्वाइस अ नंबर इज 18। क्या है, ट्वाइस अ नंबर इज 18। ठीक है। अब यहाँ पर क्या, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, एक होता है जी ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो गुना। दो गुना से मतलब क्या है कि अब एक नंबर है आपका जिसको आपने 2 से ज़रब दिया। ठीक है। ट्वाइस का मतलब क्या है, दो गुना। थ्राइस होता है जी, एक वर्ड होता है थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है तीन, तीन गुना। तो ट्वाइस अ नंबर मतलब एक नंबर है, लेट वो नंबर क्या हमारे पास, उस नंबर को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो जी हमारे पास है, ये वो नंबर है जी हमारे पास एक्स। अब उस नंबर को उन्होंने क्या कहते हैं कि हमने वो क्या है, ट्वाइस अ नंबर, उसको आपने कर दिया दो गुना, उसको क्या कर दिया, उसको दो से ज़रब दे दिया हो, ये ट्वाइस अ नंबर हो गया। अब आगे आगे जाता है इज, इसका क्या मतलब है, इक्वल साइन, जैसे हमने पहले बात की, इज इक्वल टू 18। ये आपने 18 लिख दिया। तो इस तरह से आपने एक एक सेंटेंस को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है एक मैथ्स में। ठीक है। नेक्स्ट ही आपके पास आता है, 4 लेस देन अ नंबर इज 20। 4 लेस देन अ नंबर इज 20। 4 लेस देन अ नंबर इज 20, अब ये क्या चीज है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक नंबर है, सबसे पहले तो क्या है, एक नंबर लेट, वो नंबर है आपके पास एक्स है, उसमें कहता है 4 लेस देन अ नंबर, यानी उस नंबर में से 4 को लेस किया गया है, मतलब 4 उसमें से माइनस किया गया, वो x-4 हो जाएगा। 4 लेस देन अ नंबर यानी उस नंबर में से 4 को माइनस कर दिया। आगे आ जाता है इज, इसका क्या मतलब है, बराबर, यानी इक्वल का, इज इक्वल टू। ठीक है। आगे आपने 20 लिख दिया। तो ये जी इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया एक प्रॉब्लम को, सीधा सीधा। फिर ये आपके पास आ जाता है, a number divided by 6 is 8। a number divided by 6 is 8। अब ये क्या कहता है कि एक नंबर है, एक नंबर है कोई,
उसको क्या किया गया, 6 से डिवाइड किया। ये थोड़ा सिंपल है। ये एक नंबर है, कोई भी हम कहते हैं लेट के वो नंबर हमारे पास x है। अब उसको क्या कर दिया गया, x इज डिवाइडेड बाय 6। अब वो कहते हैं इज, इसका मतलब हो गया इक्वल, आगे 8। सिंपल सी चीज है। तो ये इस तरह से आप एक कन्वर्ट कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट जो होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक मैथमेटिकल यानी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसी तरह हम लोग कुछ और एग्जांपल्स आगे देखते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वाली, ताकि आप लोगों की मजीद प्रैक्टिस हो जाए इसी में, यानी हम कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं। तो एक और जी लेते हैं, ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज बाय 9 इज 7। क्या है जी, ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर decreased by 29, 29 is 7। यानी एक एक नंबर का दो गुना। सबसे पहली बात क्या की है, इसको एक एक करके देखते हैं। पहले बात की कि एक नंबर, हम नंबर सबसे पहले को एज्यूम कर लेते हैं। अ नंबर जो है उसको आपने क्या कर दिया, लेट हम एक नंबर अज्यूम कर लिया जी सबसे पहले। तो अब क्या, ट्वाइस अ नंबर 2x से, ठीक है। डिक्रीज्ड बाय 9, उसको क्या किया गया, डिक्रीज कर दिया बाय 9, यानी उसमें से 9 को माइनस कर दिया गया। अब आ गया था ये इज, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इक्वल, और 7 इज इक्वल टू 7। अंडरस्टैंड। ये रही, हमने इस तरह से इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ले गया। इसी तरह आप मजीद देखें तो आपके पास बनता है एक और जी, 32, 32 is twice, 32 is twice a number, twice a number decreased, sorry, twice a number increased by 8। यानी 32 is मतलब कि 32 is equal to, 32 is equal to, ठीक है। ये बात शुरू में हमने लिख ली कि 32 is equal to, ठीक है। इसको हमने बिल्कुल जो रूल्स हमने सेट किए हम उसी के मुताबिक ही चलना है, ठीक है। इसमें कोई जरा भी फर्क नहीं आएगा। अब 32 इज इक्वल टू ट्वाइस अ नंबर। अब नंबर हम पहले ज्यूम कर लेते, लेट के वो नंबर हमारे पास क्या, एक्स है। ट्वाइस अ नंबर तो क्या हो जाएगा वो 2x, यानी 32 इज इक्वल टू ट्वाइस अ नंबर यानी 2x इंक्रीज्ड बाय 8, यानी इस नंबर में क्या कर दिया गया, 8 को ऐड कर दिया गया। ये आपने इस तरह से एक और यानी तरीका सीख लिया कि इस तरह से भी अगर कोई एक्सप्रेशन आता तो आपने क्या कर देना, उसको इजीली कन्वर्ट कर। चलिए जी, नेक्स्ट एक और देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है, द क्वोशंट ऑफ 50 and 5 मोर देन अ नंबर इज 10। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स इस तरह के आते नहीं है वैसे, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। द क्वोशंट ऑफ 50 and 5 more than a number is 10, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझें, ये क्या कह रहा है। समझ ये है कि अब जिसमें बात की द क्वोशंट, अभी हम थोड़ी देर पहले क्वोशंट की बात कर रहे थे। क्वोशंट क्या होता है, क्वोशंट दो चीजें होती हैं। ये जो आपका होता है ना, ये डिवीजन का जो साइन होता है, इसके ऊपर जो चीज होती है इसको क्वोशंट बोलते हैं। यहाँ पर जो होती है, यानी अगर 7/2 है, इसमें 7 क्या है, क्वोशंट है, और 2 क्या है, डिवाइडर है।
क्लियर है। 7 इज क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन से मतलब क्या है कि जो ऊपर होगा, तो द क्वोशंट ऑफ 50 एंड 5 मोर देन, क्लियर है। तो इसमें बेसिकली वो बता रहा है कि एक एक आपके पास इस तरह की रकम है जो कि ये डिवीजन की फॉर्म में है, उसके उसका जो क्वोशंट है वो क्या है, 50 है। उसका क्या क्वोशंट क्या है, 50 है, तो वो आपने क्या लिख दिया, 50 डिवाइड साथ लिख दे। एंड 5 मोर देन नंबर इज 10, ठीक है। यानी अब एक क्वोशंट है, सॉरी ये थोड़ा सा मैं उसको और तरीके से बताता हूँ, आप लोग को ज्यादा अच्छा आ जाए। तो फिलहाल इस तरह है। अब जी क्वेश्चन को आप ऐसे ज्यूम करें कि जैसे रेशो होती है ना, क्वेश्चन की जगह आप वर्ड यूज कर लें रेशो, ठीक है। रेशो जो होती है, रेशो क्या होती है कि जैसे हम कहते हैं, ये जो लिखते होते हैं ना, जैसे भी हम बात करते हैं 5/2, ये एक क्या है, रेशो है, यानी 5:2। इसी तरह जब आप लिखेंगे देना, लिखेंगे द रेशो ऑफ, इसको क्या लिखते हैं, रेशो ऑफ 5 and 2, इसको क्या लिखते हैं जी, रेशो ऑफ 5 and 2। अब यहाँ पर भी क्या है, क्वेश्चन का मतलब अगर रेशो हम लेते हैं तो क्या लिखेंगे, द रेशो ऑफ 50 and 5, ठीक है। तो मतलब क्या कि एंड से पहले, ये जो एंड से पहले वाली है, ये इतनी बात जो है वो क्या है, बटे के ऊपर वाली है। तो एंड से पहले सिर्फ 50 है तो वो ऊपर आ जाएगा, यानी डिवाइड का जो साइन है उससे ऊपर है। यानी इसमें भी जैसे था ना, द रेशियो ऑफ 5 and 2, तो एंड से पहले जो है वो क्या है, 5 है इतना। तो ये इसी तरह यहाँ पर भी एंड से पहले क्या है, सिर्फ 50 है, तो वो 50 आपने ऊपर लिख लिया। अब अगली बात करते हैं, 5 मोर देन अ नंबर इज 10, यानी 5 मोर देन अ नंबर, 5 मोर देन अ नंबर, यानी एक नंबर है जिसमें क्या किया गया, 5 को ऐड कर दिया गया। तो वो जी नंबर हम अगर x अज्यूम करते हैं तो उसमें अपने 5 को ऐड कर दिया, तो ये बन जाता है 50/x+5 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि ये सारा क्वेश्चन जो है वो किसके बराबर है, 10 के। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। क्वेश्चन को अगर आप रेशो लेते हैं तो 50 जो है वो क्या है, उसकी जो ऊपर टर्म होगी, यानी डिवाइड के साइन से ऊपर, जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसी तरह जो नीचे टर्म होगी वो क्या है, एंड के बाद वाली होती है 5 मोर देन अ नंबर, जिसका मतलब क्या है कि x+5, मतलब x एक नंबर है जिसका हमें पता नहीं है, उसको हम उसमें एक 5 ऐड कर दें तो वो अब आपका इस क्वेश्चन का एंड के बाद वाला हिस्सा बन रहा है। और फिर आगे आ जाता है इज जो है वो इक्वल है, ये तो ये सारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास 10 के बराबर। तो ये थोड़ा सा देखने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो इस तरह के भी आपको पता होने चाहिए। क्लियर है जी। चलेंगे एक और लिखते हैं, 12 12 is 16 less than, is 16 less than 4 times the number, 4 times a, यानी 12 जो है, अब सबसे पहले तो 12 इज, इसका मतलब क्या, 12 इज इक्वल टू 16 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, यानी 16 है और लेस का मतलब क्या आ जाएगा, माइनस। अब नंबर 4 टाइम्स द नंबर, नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट हमारे पास नंबर है एक्स है, हम क्या आ जाएगा जी, एक्स का 4 टाइम्स वो जी साथ आ जाए। तो ये इस तरह से बन जाएगा कि 12 इज इक्वल टू, वो आपने लिख लिया, फिर आ जाना 16 लेस 16 माइनस 4 टाइम्स द नंबर, यानी आपका जो नंबर है उसको 4 से ज़रब दिया गया और इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये चिपकाना है। तो ये 12 इज इक्वल टू 16 माइनस 4x, तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। चलें जी, मजीद हम लोग इस पे एक तो आगे कॉम्प्लेक्स मजीद करते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम लोग कि रबिया इज x years old, ओके,
इन 13 years शी विल बी 24 years। इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना, इन 13 years she will be 24 years old। ये जी, अब इसको आपने कन्वर्ट करना है कैसे, उसमें मैथ में, यानी एक अलजबरा के क्वेश्चन में। तो रबिया जो है ना वो कहता है कि 8 साल उसकी जो है ना उम्र है। अब इन 13 ईयर्स यानी नेक्स्ट 13 ईयर्स में, इन 13 का मतलब आपको पता ही है इंग्लिश में कि क्या मतलब होता है, कि अगले 13 साल में, मतलब कि आप अभी वो क्या है इस टाइम पे वो है एक्स ईयर ओल्ड है, तो अब आपने क्या करना है उसमें 13 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, विल बी, जैसे मैंने अभी बताया विल बी का मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है, फिर बता देता हूँ, वाज आ जाए, इज आ जाए, विल आ जाए, वुड आ जाए, इस तरह के कोई भी जितने भी बी के होते हैं, इस सारे का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा कि रबिया इज एक्स ईयर ओल्ड, अभी कि रबिया जो है उसकी उम्र क्या यानी एक्स साल है। अभी हमें नहीं पता एक्स साल का मतलब कि हमें अननोन है, हमें पता नहीं है। तो अब उसके अगले 13 साल में वो क्या हो जाएगी, अगले 13 साल में कितनी उम्र हो जाएगी, तो एक्स प्लस 13। तो ये कहता है कि वो बराबर हो जाएगी विल बी 24, तो ये 24 इस तरह से। क्लियर है। फिर बताता हूँ कि हुआ क्या है कि उन्होंने हमें रबिया की मौजूदा जो उम्र है, मौजूदा जो उसकी एज है वो बताई है, एक्स है वो। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगले 13 साल में, मतलब कि एक्स में अगर आप 13 ऐड कर लें तो क्या उसकी उम्र हो जाएगी 24 साल। तो ये जो चीज है हमने इस तरह से यहाँ पर लिख ली। इसी तरह आप नेक्स्ट देखते हैं कि ईच, चलें जी मजीद हम लोग आगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उस पर चलते नहीं, प्रैक्टिस में आ जाते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज अ लेंथ ऑफ 2x मीटर्स एंड अ विड्थ ऑफ 3x मीटर्स। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 50 मीटर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। कहता है कि आ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये एक एक रेक्टेंगल शेप की, आपको पता है रेक्टेंगल शेप क्या होती है, जिसकी जो विड्थ और लेंथ होती है वो क्या होती है, बराबर नहीं होती। तो ये एक रेक्टेंगल शेप है, हैज अ लेंथ, उसकी लेंथ क्या है हमारे पास 2x है, और उसकी जो विड्थ है हमारे पास, सॉरी लेंथ इसकी क्या है, विड्थ जो है वो 3x है, और लेंथ क्या है 2x है। ऑब्वियसली जो छोटी होगी वो हम उसकी लिखेंगे लेंथ, क्योंकि वो 2x है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 50 मीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर आपको पता है कि ये जो बाउंड्री होती है ना, ये सारी बाउंड्री, यानी ये जो बाउंड्री होती है इस तरह से, ये सारी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, इस बाउंड्री की लेंथ को हम क्या कहते हैं, बेसिकली पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगी, बेसिकली इसको आपने, पेरीमीटर इस केस में किसके बराबर होगी कि देखो पेरीमीटर में एक तो 3x ये वाला, और यहाँ पर भी 3x है, और इधर क्या आ जाएगा 2x। तो आपने सबको ऐड कर लेना, पेरीमीटर में 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3x। तो ये सारी की सारी लेंथ्स जो होंगी ये आपकी पेरीमीटर होगी। तो क्या आ जाएगा 2x, एक 2x ये वाला और एक ये वाला, इसको उसे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसी तरह एक 3x ये होगा और एक 3x ये, 3x इंटू 2। तो इस तरह से आपकी भी ये पेरीमीटर आ जाती है। ठीक है, अब उसने कहा इज मतलब इक्वल टू है किसके, 50 मीटर। तो आप यहाँ पे 50 लिख दो, तो ये बन जाना 4x, और यहाँ पर क्या बन जाना 6x। इस तरह से आप टोटल क्या बन जाएगा 10x 50, और ये इस तरह से x बराबर आ जाना 5 के। अंडरस्टैंड, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। क्लियर है। तो ये जी आप इस तरह से इसको कर सकते हैं।
अच्छा, इसको प्रेजेंटेशन थोड़ी सी इसकी मैटर करती है, वो मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा अभी, लेकिन मैं आपको इसको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले तो लिखना होता है जी गिवन डेटा। क्या लिखना है जी? गिवन डेटा। तो गिवन डेटा आपने सबसे पहले तो बात करनी है कि लिखें जी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। वो क्या है जी आपके पास? वो है जी 2x। लेंथ ऑफ फिर आ जाती विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, वो क्या है जी आपके पास? 3x। फिर इसी के साथ आपने लिख देना है द पेरीमीटर ऑफ वो जो रेक्टेंगुलर फील्ड है वो क्या है? 50 मीटर। क्लियर है? वो जी आपने लिख दी। क्लियर है? अब आपने फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, वो उसकी हेडिंग देंगे। फाइंड फाइंड की आपने हेडिंग दे दी, तो साथ आपने लिखना है द वैल्यू ऑफ एक्स। वो आपने आगे इस तरह से वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपका आगे जाना आगे सोल्यूशन। ठीक है? सोल्यूशन में आपने क्या करना है, इसका लिखना है ये सारा कुछ, ये सारे स्टेप्स करेंगे तो नंबर मिलेंगे पेपर में। तो आपने लिखना है एज द पेरीमीटर इज गिवन एज। ठीक है? तो आप लिखें जी पेरीमीटर पी से शो करते हैं इज इक्वल टू क्या होती है जी? टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। अब पूरी लेंथ की बाउंड्री है जी, पेरीमीटर आपको यहाँ पे क्या पता है? 50 है, उसकी वैल्यू 50 पुट कर दें, 50 मीटर। जबकि टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो है वो आपको पता है क्या क्या बनती है जी? फ्रॉम फिगर अगर आप देखें तो 2x × 2 प्लस 3x इंटू इंटू 2। तो ये जी इस तरह से आपने फिर इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या बनता है जी? ये बन गया था 4x, यहाँ पे ये 6x और यहाँ पे 50 मीटर। तो टोटल क्या बन जाएगा? ये 10x, यहाँ पे 50 मीटर। और यहाँ से जब आप इसको ये कैंसल आउट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 5 मीटर। क्लियर है? तो आपने इसको लिख देना है यहाँ पे आंसर की हेडिंग दे द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 मीटर। क्लियर है? तो ये इस तरह से आपने ये देखें कितना अब एक अच्छा सा लग रहा है। साथ यहाँ पे एक फिगर भी आपने बनानी है जो हमने ये ऊपर बनाई, ये फिगर बनाना भी मस्ट है। तो ये इस तरह से इसको करना। ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में इस तरह के आए हुए। फिर ये आ जाता है हाफ अ नंबर प्लस 5 इज 11, व्हाट इज द नंबर? हाफ अ नंबर प्लस 5 इज 11, व्हाट इज द नंबर? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी गिवन डेटा की। मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस तरह से कर देता हूँ। गिवन डेटा क्या है कि वो कहते हैं हाफ अ नंबर इज प्लस 5 इज 11। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है? तो हो जाएगा जी आपने कर लेना है जी लेट एक्स बी अननोन नंबर। ठीक है? वो आपने किया तो स्टेटमेंट आपको क्या कहती है? हाफ अ नंबर, हाफ अ नंबर मतलब आपने लिखना है हाफ अ नंबर। वो जी क्या होता है हाफ अ नंबर? फिर क्या हो जाएगा? x/2। क्लियर है? इसी तरह अब आपने कहना है कि हाफ अ नंबर इज इक्वल टू हाफ अ नंबर इज इक्वल टू 11। क्लियर है? तो वो आप उसको अ, यहीं पे पुट कर देंगे। क्या करेंगे जी? आपने कर देना है x/2
इज इक्वल टू 11। क्लियर है? ये बात उसने किया ना, हाफ अ नंबर प्लस 5, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज हम मिस कर रहे हैं। हाफ अ नंबर, ये भी स्टेप कर लेते हैं, हाफ अ नंबर प्लस 5, वो क्या बन जाएगा जी? एक्स प्लस टू प्लस x/2 + 5। फिर आपने अगला स्टेप क्या आ जाना, हाफ अ नंबर प्लस 5 इज 15 इज 11, सॉरी। तो वो क्या बन जाएगा, x/2 + 5 इज इक्वल टू 11। ये जी चीज आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ये जी आपके पास गिवन था, अब आपने सिंपली अब आगे लिख देना टू फाइंड में आपके पास आ जाना है वैल्यू ऑफ अननोन अननोन नंबर x जो है वो हमने बेसिकली फाइंड करनी है। तो इसका अब आगे सोल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी। सोल्यूशन में आपने क्या कर देना है, ठीक है, फ्रॉम गिवन डेटा, फ्रॉम गिवन डेटा आपके पास क्या है कि x/2 + 5 इज इक्वल टू 11। इसको जी आप कैसे कर सकते हैं, इसका तरीका ये है कि आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड को 2 पे, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें जी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। तो इस तरह से आपके पास बन जाना है 2 × x/2 + 5 इज इक्वल टू 2 × 11। इसको अंदर से मल्टीप्लाई करें, सारे स्टेप्स करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे जी। ये पाकिस्तान में जो ज़रा सभी जो है ना इसमें रहम नहीं करते वो लोग, तो ये 22 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, x प्लस ये 10 बन जाएगा और ये 22, ठीक है। और अल्टीमेटली ये बन जाना x + 10 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 22 - 10 और ये बन जाएगा आपके पास 12। तो ये जी आपके पास x की वैल्यू आ गई। आपने अब क्या लिखना जी, हैंस जो हैंस द अननोन नंबर इज 12। तो ये जी इस तरह से आप इसको करते होते हैं। ये देखें कितना अब खूबसूरत सा बन गया हुआ है। अब आपको भी करते हुए मजा आएगा और एग्जामिनर को पढ़ते हुए भी मजा आएगा। नेक्स्ट आ जाता है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 26, व्हाट आर द नंबर्स। क्या कहा गया जी, सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 26, व्हाट आर द नंबर्स। अब इसमें देखें तो सबसे पहले तो आपने लिखना गिवन डेटा। हाँ जी, गिवन डेटा जो है इसमें अगर बात करें तो हमारे पास आ जाता है सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की। तो टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, आपको पता है इवन नंबर जो होते हैं दो कंसेक्यूटिव, उनमें किस चीज का फर्क होता है, सिर्फ बेसिकली 2 का फर्क होता है ना। जैसे कि हमारे पास एक कंसेक्यूटिव नंबर है क्या, कि एक 2 है और एक क्या है 4 है। अब इसमें और 4 में क्या फर्क है कि अगर हमारे पास इसमें 2 ऐड कर दें तो 4 आ जाते हैं। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो होंगे दो, उनमें क्या होगा, अगर हम अज्यूम कर लें कि वो है एक x है, ठीक है, ठीक है, एक x है, इसको ब्रैकेट में लिखा था, एक x है और दूसरा क्या है x+2। तो ये दो दो क्या हो जाएंगे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। यानी एक हमारे पास जो पहला कंसेक्ट नंबर है वो x है और दूसरा क्या है x+2। तो इस तरह से दो कंसेक्यूटिव, ये यहाँ पे आप लेट भी लिख सकते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स जो है वो क्या है ये। अब आ जाता है कि उनका सम। अब आपने क्या लिखना है, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव
इवन नंबर्स, वो क्या होगा जी, एक्स प्लस, क्लियर क्लियर है। तो ये जी उनका सम। अब उसमें आगे क्या है, इज, चलिए इसको साथ इकट्ठे ले, इज 26, तो ये बन जाएगा इस तरह से, इसको आपने इज इक्वल टू 26 लिख दिया। तो ये जी आपको उन्होंने गिवन दिया था। अब आपने फाइंड करना है और आगे लिखना है कि टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। तो टू फाइंड का मतलब क्या है कि व्हाट आर द नंबर्स, ठीक है, टू अननोन कंसेक्टिव इवन नंबर्स, वो जी आपने फाइंड करने हैं। वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास क्या है जी, एक x है और एक क्या है, x+2 है। तो ये जी आपने फाइंड करने हैं, इसके साथ आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका सोल्यूशन आ जाना है। तो जी सोल्यूशन क्या होगा, फ्रॉम गिवन डेटा, ठीक है, आपको क्या कहा गया, मैंने क्या बताया कि x प्लस, एक x है और दूसरा क्या, x+2 जो है इज इक्वल टू क्या है, 14 है। तो ये जो चीज आपने, सॉरी 14 कह रहा हूँ, 26 है, ये जी आपने इस तरह से लिखी। अब आपने क्या करना है, इनको सिंपलीफाई करना है। x होगा इसमें 2x हो जाएगा और यहाँ पर 2 और ये 26। अब आपने क्या करना है, ये 2x इधर रहेगा, ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये उधर माइनस, जब इससे 2 होगा 24 आ जाएगा। फिर आपने क्या कर देना है, इसको, ये जो 2 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये अल्टीमेटली बन जाना है 12। क्लियर है। अब ये आपके पास आती है x की वैल्यू अभी। तो अब आपने लिखना है जी फर्स्ट इवन नंबर क्या था आपके पास, x, तो वो बन जाएगा 12। सेकंड इवन नंबर, वो आपके पास जाना x+2, तो आपके पास x जो है वो 12 है, +2, तो ये बन जाना 40। तो ये आपके पास दो कंसेक्टिव नंबर, तो आप लिखेंगे क्या, हेंस टू अननोन consecutive even numbers are 12 and 14। क्लियर है। तो ये जी इस तरह से आप इसको सारे स्टेप्स इसमें करेंगे। यहाँ तक आप, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये बेसिकली होते आसान है। बच्चों के नंबर क्यों नहीं आते, क्योंकि ये पूरा इसका जो प्रोसीजर होता है, पूरा जो इसकी मेथोडोलॉजी होती है, उसको फॉलो नहीं कर पाते। अब आ जाते हैं कि आगे, अभी तो हमने देखा है कि जितने भी हमने काम किया उसमें एक ही एक्सप्रेशन हमारे पास बनता था, ठीक है, यानी एक ही एक्सप्रेशन होता था, एक ही इक्वेशन बनती थी। और देख लें पीछे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, इसमें भी देख लें एक इक्वेशन बनी थी, ठीक है। इसी तरह इससे पिछले वाले में भी एक इक्वेशन बनी थी। तो एक इक्वेशन हो तो उसको तो हमने सॉल्व करने का तरीका देख लिया हुआ है। अब आ जाता है कि अगर एक से ज्यादा इक्वेशंस हो तो फिर हम लोग कैसे करते होते हैं। तो मतलब दो इक्वेशंस हो जाए, तो पेपर में 2 तक किया था, तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो होती हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, एक ये है और एक ये है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये थोड़ी बहुत ही सिंपल सी हैं। थोड़ा इनको चलिए मुश्किल बना लेते हैं। एक इसके साथ ये लिख लेते हैं 2 और इसके साथ लिख लेते हैं 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या है कि इनको, यानी इस तरह की जो इक्वेशंस हो तो इनको सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले एक ही तरीका मैं बताऊंगा, इसके बहुत सारे और भी तरीके हैं, हम एक ही करना है। तो क्या करते हैं कि हमने बेसिकली ये जो होते हैं ना, इसमें वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कौन सा है, एक्स, इसमें भी एक्स वेरिएबल है, इधर भी एक्स वेरिएबल, इधर भी वाई और इधर भी वाई। तो एक जैसे वेरिएबल्स जो होते हैं इनके ये साथ जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको एक जैसा बना लेते हैं। यानी अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो क्या है, 2 है एक्स के साथ, यहाँ पर एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, इधर क्या है 3x है और इधर कुछ भी नहीं है। तो अब आप ऐसा करेंगे कि ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसमें से किसी एक वेरिएबल को ऊपर वाले उस जैसे वेरिएबल के साथ
बराबर कर लेते हैं उसका, यानी पावर जो कांस्टेंट होता है बराबर कर लेते हैं। यानी अगर ऐसा करते हैं कि ये जो नीचे वाले हैं इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। यानी अब अगर इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा कि इसका x जो 2x है ये और ये 2x बराबर हो जाएंगे। तो हम ये करने लगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अंडरस्टैंड, इसको इक्वेशन 3 कह दें। क्लियर है। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, या इक्वेशन 1 में से 3 को माइनस कर दें। इस तरह माइनस कर दें मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, वो ही करने लगे हैं जी। वो है जी आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है, 18 है। और साथ इधर आप कर लें जी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो ये जी इस तरह से बनेंगे। अब आपने क्या करना है कि इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है सब्ट्रैक्ट करते हुए सेकंड टर्म होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये सेकंड वाली जो होगी इसके साइन आपने क्या कर देना है, उल्टे कर देने हैं। ऑब्वियसली अगर आप इसको ब्रैकेट में लिखते तो ब्रैकेट में भी तो आपने ऐसे करना था ना, इस ब्रैकेट से पहले साइन नेगेटिव होना था, तो अंदर वाली जैसे ब्रैकेट खोलनी तो अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनके साइंस चेंज होने। तो ये यहाँ पे वो है। तो ये जो सेम सेम है ये क्या हो जाते हैं, आपस में कट जाते हैं। बाकी जो रह जाते हैं ये देखें, ये -3y है और ये क्या आ जाएगा +2y। तो अब इन्होंने होना तो सब्ट्रैक्ट है, लेकिन साइन किसका आना है, जो बड़ी है। तो बड़ी इसमें क्या है, माइनस वाली, तो माइनस साइन आएगा। सब्ट्रैक्ट होंगे तो सिर्फ y रह जाएगा। अब ऊपर देखें तो 18 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी रकम का। बड़ी क्या 18 है वो पॉजिटिव है, तो ये ऊपर यहाँ से बच जाएगा सिर्फ आपके पास 14। क्लियर। तो ये माइनस इसके साथ जो है उधर जाके इस तरह बन, तो -14 आपके पास ही y की वैल्यू आ जाती। अब ये जो y की वैल्यू है इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो क्या करें जी, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -14 इन टू इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 2 में पुट की तो वो जी x माइनस है, तो -14 इज इक्वल टू आगे 2 आता है, तो ये बन जाना है, ये +14 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये जो 14 है उधर जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। और इसी तरह आपके पास ये बन जाना है -12। इस तरह से आपने x की भी वैल्यू फाइंड कर ली और y की भी वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये जी जो तरीका होता है इसको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग। कि आप इसमें क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल का जो कांस्टेंट होता है दोनों इक्वेशंस में, उस कांस्टेंट को बराबर कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स का जो वेरिएबल था वो बराबर किया है, सेकंड इक्वेशन के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करके जो वेरिएबल था वो बराबर कर लिया। इस तरह करके आपने इसको सॉल्व किया और अल्टीमेटली आपके पास जो है फिर उनको किसी एक इक्वेशन को दूसरी में से माइनस कर लेते हैं और आपके पास क्या आ जाता है, ये इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अंडरस्टैंड। चलिए जी, अब हम आते हैं कि कुछ इस तरह इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है, अ क्लास हैज x बॉयज एंड y गर्ल्स, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:5। इफ देर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, इसमें अब सबसे पहले तो आप लिखेंगे जी गिवन डेटा। ठीक है, पहली बात उन्होंने क्या की है, बॉयज कौन से हैं, x हैं, और गर्ल्स कौन सी हैं, y हैं। क्या लिखें जी, ये जी बॉयज
इन द क्लास या नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास होंगे वो क्या है एक्स, तो गर्ल्स इन द क्लास वो क्या हो जाएंगी वाई, ये आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:5, मतलब द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:5, मतलब कि x बाय वाई इज इक्वल टू 3/5, इसका ये मतलब क्लियर है। वो भी आपने इसको मैथ में लिख लिया। फिर आता है इफ देर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड 5। इफ देर आर यानी 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब उसने को ये नहीं बताया कि गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं या बॉयज स्टूडेंट्स, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास जो होंगे वो क्या है, वो जी है एक्स, बॉयज तादाद कितनी है एक्स है, और गर्ल्स की कितनी है वाई है, तो दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स आएंगे ना, वो क्या बन जाते हैं टोटल 30 है। अंडरस्टैंड। अब वो कहता है कि आपने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, तो अब आप लिख लें जी टू फाइंड की हेडिंग दे दें, टू फाइंड, तो वो आपके पास आप लिख लेंगे जी क्या, ये उसने क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास, वो हमने बेसिकली फाइंड करनी है। तो ये जी आपके पास बेसिकली प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन इसका जी, सॉल्यूशन जो होगा वो आपके पास बनता है कुछ इस तरह से कि अब आपने देखना है फ्रॉम डेटा, फ्रॉम डेटा चलिए जी ऊपर इनको कुछ नाम दे देते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, ठीक है, इसको क्या कह दें 2, इसको फिर आप नीचे यूज करते हो आसानी होगी फ्रॉम डेटा, ठीक है, ये गिवन डेटा इक्वेशन 1 सेज कि क्या, इक्वेशन 1 क्या कहती है, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्या कहती है 3:5, 3:5। अब इसको क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 3 को एक्स से और इसको इससे, तो ये जी एक्स ओवर, इसको मैं थोड़ा सही करके लिख लूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दें और इधर इसको इधर ले आए, ये क्या बन जाएगा जी 5x और 3y, इस तरह से। ओके, और इसको थोड़ा सा आप सीधा करें तो ये बन जाएगी, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब आ जाता है जी, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 जो है वो ऑलरेडी ठीक है, उसकी कोई मसले नहीं है। अब आपने देखना है कि ये इक्वेशन 3 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है, उसको नीचे ले आते हैं इक्वेशन 2, वो क्या है जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30, ये आपकी इक्वेशन 2 थी। अब आप देखें तो आपने इनको जैसे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक वेरिएबल का कांस्टेंट बराबर करना पड़ेगा, कांस्टेंट्स को बराबर करना पड़ेगा। आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 को, या 3 से मल्टी या -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये भी ये y बराबर हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो, तो हम 5 से कर लेते हैं जी, तो मल्टीप्लाई बाय 5 यानी टू इक्वेशन 2, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा जी आपके पास 5x प्लस 5y और 5×3 = 15, ये 150 बन जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन 4 आ जाएगी इस तरह से। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन 4 और 3 को क्या करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम या सॉरी, ठीक है जी 3 फ्रॉम
4, वो आपने क्या करना है कि 3 जो है आपके पास है जी, पहले 4, पहले जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है ना उसको बाद में लिखते होते हैं, और फ्रॉम वाली जो होती है यानी जिससे करना होता है उसको पहले लिखते हैं। तो हम 4 को पहले लिख लेते हैं, और ये आपकी जो सॉरी जो 3 है उसको बाद 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या कर देना, इनके यहाँ से नीचे से साइन चेंज कर दिए, ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, ये बन जाना 8y, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो सिंपली ऐड हो जाने, और यहाँ पर 5 में से 0 माइनस करें तो ये 150 में से 0 करें तो 150 रहेगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 150/8। अंडरस्टैंड? तो क्या बनता है जी, आप अगर थोड़ा गौर करें तो 75 कैसे आता है हमारे पास। चलें जी, इसको ये हो जाना, ये 4 बन जाएगा और ऊपर क्या बन जाना 75। क्लियर है? तो ये जी आपके पास फिलहाल इस तरह से ये y की वैल्यू आ जाती है। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है लेकिन हम लोग इसको फिलहाल ऐसे रखते हैं। अब आपने ये y की वैल्यू आ गई, क्लियर है? ये क्या आ गया आपके पास, y की वैल्यू आ गई। फिर आपने यहाँ से क्या करनी है, ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू। ठीक है, तो इनपुट का यानी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 75/4 इंटू इक्वेशन 1 कर देंगे, वो ऊपर जो सबसे ऊपर हमने लिखी थी इक्वेशन 1, ये वाली, ये थोड़ा आसान, या 1 की बजाय आप इसको 3 कर लेते, वो ज़्यादा सही है 3। वो क्या है जी, आपके पास बन जाती है 3, किधर है 3, हाँ जी, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ जी, तो यहाँ पर अब आपने इसमें पुट की y की वैल्यू 75/4 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाना है जी, इसको मल्टीप्लाई करें 3 से तो आपका बन जाता है 15, 5, 7, 3, 21 और 22 के, इस तरह से। क्लियर है? और अब आपने 5x इज इक्वल टू आ जाना, और x जो है इसको यानी 5 जो है उधर जाके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 4। इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जानी है किसकी, x की। इसको मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है, कैलकुलेटर के बगैर भी किया जा सकता है और वैसे भी। तो बता ये रहा हूँ कि इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं, और ये जी इसका तरीका होगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और इसको जो है कल हम लोग यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। इस यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू जो है ना खुद निकाल लेनी है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट चीज़ें जो है इसमें अलजबरा की ख़त्म करके कोई और टॉपिक के साथ स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।